वीडियो में हम स्थायी आय परिकल्पना परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, स्थायी आय परिकल्पना जो उपभोग का सिद्धांत है वो मिल्टन फ्रीडमैन ने 1957 में उनकी एक पुस्तक आई थी, ए थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन, उसमें प्रतिपादित किया था। अब देखिए, इससे पहले हमने दो सिद्धांत पढ़े थे। एक तो किन्स का है, किन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, और दूसरा है सापेक्ष आय परिकल्पना, ठीक है, जो जेम्स ड्यूसनबरी ने प्रतिपादित की थी। अब फ्रीडमैन क्या कहता है कि लोगों का जो उपभोग होता है वो न तो निरपेक्ष आय पर निर्भर करता है, न ही सापेक्ष आय पर निर्भर करता है, और उन्होंने अपना एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फ्रीडमैन कहते हैं कि लोगों का जो उपभोग होता है वो स्थायी आय पर निर्भर करता है, ठीक है। और स्थायी आय कौन सी होती हैं? जिससे लोग लंबे समय तक अर्जित कर सकते हैं या जिसे वो भविष्य में अर्जित कर सकता है, और इस आय को वो क्या कहता है? भावी प्रत्याशित आय, ठीक है। स्थायी आय को और क्या कह सकते हैं? भावी प्रत्याशित आय या दीर्घकालीन प्रत्याशित आय। ऐसी आय जो लोग लंबे समय तक अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फ्रीडमैन जो है स्थायी आय को कैसे परिभाषित करता है? फ्रीडमैन कहता है कि अपने धन को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखते हुए कोई उपभोक्ता इकाई आय की जिस मात्रा का उपभोग कर सकती हैं, यह पारिवारिक इकाई की प्रमुख आय होती हैं, जो काल क्षितिज तथा दूरदर्शिता पर निर्भर करती हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होता है? गैर मानवीय धन, अर्जकों के व्यक्तिगत गुण, अर्जकों की आर्थिक क्रिया के गुण, ठीक है, जैसे कि वो किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय का स्थान, इस तरीके से। तो मिल्टन फ्रीडमैन कहता है कि लोगों का उपभोग जो होता है वो स्थायी आय पर निर्भर करता है, और स्थायी आय क्या होती हैं? जो वह लंबे समय तक अर्जित कर सकता है अपने श्रम के द्वारा, ठीक है, कार्य करके जो भी पैसा वो कमा सकता है। और साथ साथ में उसके अंतर्गत जो गैर मानवीय धन है, ठीक है, जैसे माना कि अगर उसके पास में कोई पैसा है, उस पर ब्याज मिलता है, या उसने कहीं पे निवेश कर रखा है, ठीक है, उसको लाभांश मिल सकता है, या अगर अपने पास में कोई स्थिर परिसंपत्ति है तो उसका किराया मिल सकता है। तो ये सारे उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब देखिए, मिल्टन फ्रीडमैन जो है अपने सिद्धांत को समझाने के लिए आय और उपभोग दोनों को दो दो भागों में बांटता है, ठीक है। आय और उपभोग के वो बताता है कि दो भाग होते हैं, एक होता है स्थायी परमानेंट, और दूसरा होता है अस्थायी ट्रांजिटरी, ठीक है। मतलब आय के भी दो भाग होते हैं, स्थायी अस्थायी। उपभोग के भी दो भाग होते हैं, स्थायी और अस्थायी। अब मिल्टन फ्रीडमैन कहता है कि लोगों की जो वर्तमान आय होती है, ठीक है, वो स्थायी आय और अस्थायी आय दोनों का योग होती है, ठीक है। लोगों को जो वर्तमान में आय प्राप्त हो रही है उसमें क्या क्या होता है? एक तो स्थायी आय होती है, ठीक है, माना कि कोई व्यक्ति जैसे कहीं पर जॉब करता है और उसको वहाँ पर सैलरी मिलती है 10,000 रुपये प्रति माह, और ये जॉब वो लंबे समय तक 5 साल 10 साल 20 साल तक करता है, माना कि कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसको सैलरी मिल रही है वो एक तरह से क्या है? उसकी स्थायी आय होती हैं, और दूसरी होती हैं अस्थायी आय, ठीक है, जो उसको आकस्मिक कभी प्राप्त हो सकती हैं, ठीक है। इसमें आकस्मिक जैसे पूंजीगत लाभ या लॉटरी हो सकती है, ठीक है, उनसे जो आय प्राप्त होती है उसको फ्रीडमैन क्या कहता है? अस्थायी आय, ठीक है। माना कि जैसे किसी व्यक्ति का केबीसी में सिलेक्शन हो गया है और वहाँ पे जाके वो 50 लाख रुपए जीत जाता है, तो ये एक तरह से क्या है? उसकी अस्थायी आय है। तो फ्रीडमैन कहता है कि वर्तमान आय जो होती है वो स्थायी और अस्थायी आय दोनों का योग होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम समीकरण के रूप में ऐसे ले सकते हैं, y इक्वल टू वाई पी प्लस वाई टी, ठीक है, जिसमें वाई पी का मतलब क्या है? उसकी परमानेंट इनकम, स्थायी आय, और वाई टी का मतलब क्या है? ट्रांजिटरी इनकम, अस्थायी आय।
फ्रीडमैन जो हैं, ठीक है, स्थायी आय के दो भाग हो गए हैं। एक उसमें मौद्रिक आय होती हैं जो उसको वेतन के रूप में प्राप्त हो रही है, और दूसरा उसमें गैर मानवीय धन होता है, ठीक है, उसके पास में अगर कोई संपत्ति है तो उससे वो कमा सकता है। इसी तरीके से जो फ्रीडमैन है वो बताता है कि उपभोग के भी दो भाग होते हैं। उपभोग को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, स्थायी और अस्थायी। और इसको हम समीकरण के रूप में कैसे ले सकते हैं, C = CP+CT, ठीक है, जिसमें CP का मतलब क्या है, परमानेंट कंजप्शन, स्थायी उपभोग, और CT का मतलब क्या है, ट्रांजिटरी कंजप्शन, अस्थायी उपभोग। अब हम देखते हैं कि स्थायी उपभोग क्या होता है, परमानेंट कंजप्शन किसे कहते हैं। तो फ्रीडमैन बताता है कि स्थायी उपभोग ऐसा होता है जो उपभोक्ता द्वारा किसी विशेष अवधि में उपभोग करने के लिए योजना बनाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा सामान्य परिस्थितियों में जो भी उपभोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्थायी उपभोग। और फ्रीडमैन कहता है कि यह जो स्थायी उपभोग होता है वह व्यक्ति की स्थायी आय पर निर्भर करता है, ठीक है। स्थायी उपभोग किसके ऊपर निर्भर करता है, स्थायी आय के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि स्थायी आय और स्थायी उपभोग में सीधा संबंध होता है। फ्रीडमैन क्या कहता है, इन दोनों के मध्य में सीधा संबंध होता है, मतलब कि अगर स्थायी आय बढ़ती है तो उसका स्थायी उपभोग भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब माना कि जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो व्यक्ति हैं उपभोक्ता, उसकी एपीसी कितनी है, 0.8 है। तो इसका मतलब हो गया कि जो उसकी स्थायी आय है उसका 80% वो कहाँ पे खर्च करता है, स्थायी उपभोग के ऊपर। और अगर उसकी आय बढ़ भी जाती है, ठीक है, तब भी वो अपनी बढ़ी हुई आय का भी 80%, 80% ही उपभोग पर व्यय करता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दीर्घकाल में एपीसी और एमपीसी दोनों का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है और समान होता है। अब हम स्थायी उपभोग और स्थायी आय के बीच में जो संबंध होता है उसे हम एक समीकरण के द्वारा ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं, CP = K/YP। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा स्थायी उपभोग है वो स्थायी आय पर निर्भर करता है, और K हमारा जो है एक तरह से क्या है, स्थिरांक है, ठीक है, जो क्या दर्शाता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों का मूल्य क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए फ्रीडमैन क्या कहता है कि जो के स्थिरांक है उसका मूल्य अनेक तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। के अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होगा या कम होगा उसे अनेक तत्व निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहला जो तत्व कौन सा है, ब्याज की दर। दूसरा है कि उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, और तीसरा होता है राष्ट्रीय आय से संपत्ति और गैर संपत्ति आय का कितना अनुपात है। इस तरीके से हम जो हमारा स्थायी उपभोग है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CP = K, और फिर देखो K किन तत्वों के ऊपर निर्भर करता है, जो हमने लिखा था R, W, U, इनके ऊपर निर्भर करता है, और ये हमारी आय है, ठीक है, स्थायी आय है। तो इस तरीके से हम स्थायी उपभोग को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमारी जो उपभोग प्रवृत्ति है वो कितनी है, अगर 0.8 है, और आय जो है वो कितनी है, 1000 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस 1000 का 0.8 मतलब 80% कहाँ पे खर्च होगा, स्थायी उपभोग पर। दूसरा तत्व हमारा इसमें अस्थायी उपभोग। अब देखिए जो मिल्टन फ्रीड है वो क्या कहता है कि अस्थायी उपभोग क्या होता है, ऐसा उपभोग जो किसी विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे माना कि लोग बीमार हो गए, तो बीमार हो गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनकी दवाइयों के ऊपर खर्चा होता है। वो कहीं पे घूमने गए तो वो खर्चा हो सकता है। लेकिन फ्रीडमैन कहता है कि ये जो खर्चा है वो क्या होता है,
अस्थायी होता है, मतलब जैसे वो बीमारी से ठीक हो जाएगा तो ये फिर खर्चा नहीं होगा, वो घूम के आ गए हैं तो फिर अब ये खर्चा नहीं होने वाला है, इसलिए इस खर्चे को वो क्या कहता है, अस्थायी उपभोग कहता है। ठीक है, और वो कहता है कि ये जो अस्थायी उपभोग है वो अस्थायी आय पर निर्भर नहीं करता है। जैसा कि वो कहता है कि स्थायी उपभोग स्थायी आय पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अस्थायी उपभोग भी अस्थायी आय पर निर्भर करता है, नहीं करता है निर्भर। ठीक है, अब दूसरा तत्व हम देखते हैं स्थायी आय, परमानेंट इनकम। तो फ्रीडमैन कहता है कि परमानेंट इनकम जो होती है किसी व्यक्ति की, उसमें मुख्य रूप से दो बातें सम्मिलित थी, जैसा कि हमने भी पहले पढ़ा था। एक तो उसकी मौद्रिक आय कि उसको वेतन के रूप में कितना मिल रहा है, और प्लस दूसरा गैर मानवीय धन अगर उसके पास में कोई आता है तो ब्याज के रूप में हो सकता है, लाभांश के रूप में हो सकता है, और किराए के रूप में हो सकता है। अब हम इस समीकरण को इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना चाहें स्थायी आय को, तो कैसे ले सकते हैं, स्थायी आय वाई पी टी इक्वल टू ए वाई टी प्लस 1 माइनस ए वाई टी माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें हमारा जो ये वाई टी है, ठीक है, ये वाई पी टी वो क्या दर्शाता है कि वर्तमान में स्थायी आय कितनी है। ये जो वाई टी है वो क्या दर्शाता है, वर्तमान समय की आय। वाई टी माइनस 1 का मतलब क्या है, पिछली अवधि की आय। और ए जो है, ठीक है, इसमें जो ए आ रहा है वो क्या दर्शाता है, आय में परिवर्तन का अनुपात कितना है। अब देखो फ्रीडमैन क्या कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में वर्तमान आय अगर बढ़ती है तो स्थायी उपभोग भी क्या होगा, बढ़ेगा। या हम कहें कि फ्रीडमैन कहता है कि अगर वर्तमान आय बढ़ जाती है, ठीक है, माना कि उसके जैसा आय का स्तर था 50,000, अब आय का स्तर जैसा माना कि उसको कुछ गैर मानवीय धन से 5,000 रुपये अतिरिक्त मिल गए हैं, तो फ्रीडमैन क्या कहता है कि ये जो वर्तमान आय में 5,000 की वृद्धि हुई है तो इससे स्थायी उपभोग बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो आय बढ़ रही है उसमें निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। अगर उसको लगता है कि ये जो 5,000 की वृद्धि हुई है वो निरंतर होती रहेगी आने वाले समय में भी, भविष्य में भी, तो ऐसी स्थिति में वो अपना जो स्थायी उपभोग है उसको भी बढ़ा देगा। अब हम देखेंगे कि अल्पकालीन उपभोग फलन और दीर्घकालीन उपभोग फलन का जो विच्छित बिंदु है, जिसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम एक समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो अभी जैसे हमने पढ़ा था कि सी टी जो है, ठीक है, वर्तमान समय का जो उपभोग है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वर्तमान समय की जो स्थायी आय है, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं के वाई पी टी, और इसका जो मूल्य बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, के ए वाई टी, ठीक है, जिसमें के ए वाई टी जो है हमारा अल्पकालीन उपभोग को दर्शाता है। फिर प्लस कर दिया इसमें हमने के 1 माइनस ए वाई टी माइनस ए, ठीक है, जिसमें हमारा ये जो के है वो क्या दर्शाता है, दीर्घकालीन उपभोग फलन को दर्शाता है। ये हमारा जो समीकरण है, अब हमारा ये जो समीकरण है वो क्या प्रदर्शित करता है कि लोगों द्वारा जो उपभोग किया जा रहा है वो वर्तमान समय की आय और पिछली अवधि की आय दोनों के ऊपर निर्भर करता है। मतलब फ्रीडमैन कहता है कि पिछली अवधि की जो आय होती हैं वो बताती हैं कि लोगों द्वारा भविष्य में कितनी आय प्राप्त की जा सकती है, उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए सहायक होती हैं। और दूसरा कि जो फ्रीडमैन है वो क्या कहता है कि जो दीर्घकालीन उपभोग प्रवृत्ति हैं, दीर्घकालीन एमपीसी जो होती हैं उसका मूल्य अल्पकालीन एमपीसी से हमेशा ज़्यादा होता है, और दोनों के जो मूल्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब हम देखते हैं
कि फ्रीडमैन जो है अपने इस सिद्धांत के लिए किन किन मान्यताओं को मान लेता है। तो सबसे पहले वो बताता है कि अस्थायी आय और स्थायी आय में कोई सहसंबंध नहीं होता है। ठीक है, अस्थायी आय और स्थायी आय में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। दूसरा वो मानता है कि अस्थायी आय एवं स्थायी अस्थायी उपभोग एवं स्थायी उपभोग में भी कोई संबंध नहीं होता है। तीसरी मान्यता है अस्थायी उपभोग एवं अस्थायी आय में भी संबंध नहीं होता है। और चौथा, केवल स्थायी आय में होने वाले परिवर्तन ही उपभोग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फ्रीडमैन है वो क्या मानता है कि अर्थव्यवस्था में लोगों की जो स्थायी आय है उसमें होने वाला परिवर्तन ही उपभोग को निर्धारित करता है, उपभोग को प्रभावित करता है। जैसा कि हमने उपरोक्त समीकरण में पढ़ा था, तो उस समीकरण को हम इस रेखा चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इस रेखा चित्र में हमने ओ एक्स अक्ष पर आय ली है और ओ वाई अक्ष पर उपभोग की मात्रा ली है, और हमारा जो ये सी एल है वो दीर्घकालीन उपभोग को दर्शाता है, और सी एस वन और सी एस टू हमारे अल्पकालीन उपभोग हैं। अब ई बिंदु पर अगर हम देखते हैं तो संतुलन की स्थिति है जहाँ पर अल्पकालीन उपभोग और दीर्घकालीन उपभोग दोनों बराबर हैं। ठीक है, और इस स्थिति में आय जो है वो कितनी है, ओ से लेकर वाई है, जैसा कि हमने किन्स वाला में भी पढ़ा था। अब फ्रीडमैन क्या कहता है कि जब लोगों की आय में वृद्धि होती है, ठीक है, आय अगर y से बढ़कर y1 हो जाती है, तो इसी स्थिति में उनका जो उपभोग होता है वो क्या होगा, E से E2 पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो उनका उपभोग है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। ऐसा कब हो सकता है, जब लोग ऐसा सोचते हैं कि आय में जो वृद्धि हुई है y से लेकर y1 की वो स्थायी वृद्धि नहीं है तब। तो इस स्थिति में क्या होगा, उनका जो उपभोग है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, ई वाई से बढ़कर क्या हो जाएगा, E2Y2, या इधर हम देखते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ जाएगा कहने का मतलब। ठीक है, तो जो फ्रीडमैन है वो क्या कहते हैं कि आय में जो वृद्धि हुई है y से लेकर y1 तक, अगर ये अस्थायी वृद्धि है तो इस स्थिति में उपभोग के ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा और अल्पकाल में E से E2 पर स्थापित हो जाएगा। लेकिन लोग अगर सोचते हैं कि उनकी आय में जो ये वृद्धि हुई है ऐसी वृद्धि निरंतर होती रहेगी, तो ऐसी स्थिति में जो उपभोग फलन, अल्पकालीन उपभोग फलन वो क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस स्थिति में उपभोक्ता का जो उपभोग है वो E1 बिंदु पर पहुंच जाएगा। और इस तरीके से अगर निरंतर आय में वृद्धि होती है तो जो अल्पकालीन उपभोग वक्र हैं वो निरंतर ऊपर की ओर शिफ्ट होते रहेंगे और हमको एक दीर्घकालीन उपभोग फलन प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा जो दीर्घकालीन उपभोग फलन होता है वो इन अल्पकालीन उपभोग फलन का योग होता है। और फ्रीडमैन कहता है कि आय में अगर निरंतर वृद्धि होती है तो लोग सोचेगा कि ये जो आय में वृद्धि हुई है हमारी वो स्थायी आय है। ठीक है, और ये स्थायी आय अगर वो निरंतर उनकी बढ़ती हैं, ठीक है, निरंतर बढ़ेगी तभी तो वो सोच रहा है कि हमारी स्थायी आय है, तो इस स्थिति में अपना वो उपभोग बढ़ा लेता है। ठीक है, तो फ्रीडमैन का जो सिद्धांत है वो दर्शाता है कि आय में जो वृद्धि हो रही है अगर वो वृद्धि स्थायी होती है तभी लोग